प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से सेशन में। और इस सेशन को लाने का अर्थ बस इतना है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अभी कि सर 12वीं के बाद क्या करें, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। और हम आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आर्ट में क्या क्या हम कर सकते हैं या बेटर क्या है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी से क्लियर हैं कि सर हमें यूपीएससी करना है, यूपीएससी के लिए कुछ बता दीजिए, सीयूटी के लिए कुछ बता दीजिए, या हम आर्ट से पढ़ के कर क्या सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए ये सेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से तो हम सीयूटी की बात करेंगे। क्योंकि अब आप 12वीं की परीक्षा देने के बाद सीयूटी एग्जाम में ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि सीयूटी एग्जाम आपका कंबाइंड अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के रूप में होता है। इसमें हम प्यारे बच्चों अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लगभग 250 के आसपास यूनिवर्सिटियों में आपके एडमिशन होते हैं। और जब भी आप किसी अच्छे संस्थान से जुड़ते हैं तो आपके करियर में जो बाधाएं होती हैं वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाती हैं। क्योंकि जब आप अच्छे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे टीचर मिलते हैं, और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संसाधन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी के कदम में ये एक छोटा सा आप लोगों के लिए वीडियो है जिसमें आप लोगों को सीयूटी से संबंधित या 12वीं के बाद हम क्या करें तो बेटर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डीएलएड, क्योंकि बिहार में इंटर के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं, तो उस पैटर्न को लेकर के चलते हैं। क्योंकि शिक्षक की इतनी वैकेंसी लगातार बिहार में आ रही है कि बहुत सारे लोगों का मन आकर्षित हो रहा है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अपना लक्ष्य आज को देख करके मत बनाइए, हमेशा फ्यूचर को देख करके बनाइए। क्योंकि आज आप शुरुआत करने जा रहे हो, 2 साल जब तक आपके पूरे होंगे तब तक क्या वो सारे कंडीशन वैसे ही रहेंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो कोई भी लक्ष्य बनाइए तो उसको दीर्घगामी कीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है। एक अपना लक्ष्य डिसाइड करना है और उसी के ऊपर हमें अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बच्चा परेशान है 12वीं के बाद कि क्या करें, और ये रही हमारी स्माइली आप लोगों के लिए सोचते हुए। तो देखिए, आर्ट स्ट्रीम के जो सब्जेक्ट हैं इनमें क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप बेसिकली बात करें तो क्या क्या आपके 12वीं यानी 11वीं 12वीं के बाद आर्ट अगर आप पढ़ते हैं तो क्या क्या आपके लिए सोचो। पहली बात तो सब्जेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, और देख रहे हैं ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं। सोशल वर्क, होटल मैनेजमेंट, बीए, आप क्या करना चाहते हो ये डिसाइड तो आप ही को करना है। क्योंकि पढ़ना बच्चा आपको है, जब पढ़ना आपको है तो डिसाइड भी आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको बस मार्गदर्शक के रूप में एक रास्ता दिखा सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं कि बच्चे ये करो। हाँ, इसमें कहीं आए अगर प्रॉब्लम तो आप हमसे बात कर सकते हो, बता सकते हो सर ये प्रॉब्लम है, हम उसे आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में ये चीजें बेटर रहेंगी। लेकिन मैंने देखा है मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी करने की चाहत है। और यूपीएससी बिना ग्रेजुएशन किए तो होगा नहीं। तो अभी आप अगर 12वीं कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन अच्छे जगह से कीजिए। क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके फाउंडेशन होते हैं 6 से 12 तक की पढ़ाई। और ग्रेजुएशन में आप उसी सब्जेक्ट को लेकर के जो आपके सोशल के हैं उससे तैयारी करते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है और बेस्ट हो जाती है। क्योंकि ग्रेजुएशन लिखने के लिए सबसे बेहतरीन सेशन होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 12वीं के बाद की, अगर हम बात करें 12वीं के बाद की कि हम 12वीं के बाद किस रूप में चीजों को लेकर के आगे बढ़ें, तो 12वीं के बाद आप देख सकते हैं पेन कहाँ रह गया। चलिए, अगर हम 12वीं के बाद बात करें प्यारे बच्चों तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे 3-4 तरीके की चीजें आती हैं। जिनमें से अगर हम बात करें सबसे पहले ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद कई लोग सोचते हैं कि सर यूपीएससी, ठीक है। फिर होता है स्टेट स्टेट पीसीएस, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं वनडे एग्जाम में। अभी बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो टीचिंग लाइन में। तो ये आपके पास ऑप्शन होते हैं प्यारे बच्चों कि आप ग्रेजुएशन करो 12 के बाद,
फिर उसके बाद आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करो 12 के बाद अभी से ही, एसएससी जीडी या जो भी हैं। फिर या तो आप टीचिंग की तैयारी करो डीएलएड के रूप में जो इंटर के बाद आप करते हो, या तो फिर बीएड ऑप्शन रहेगा ग्रेजुएशन के बाद। फिर आपके आते हैं स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस में आपके बहुत सारे वैकेंसी 12th लेवल पे भी आते हैं, कुछ ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं, जैसे सीजीएल ओजीएल के रूप में आपको जाएंगे, सेंट्रल पोस्ट में मिलेंगे। लेकिन जो आपकी बिहार स्टेट जो कराती है, बीपीएससी जो कराती है, वो आपको हल्के मिलेगा। फिर आपका यूपीएससी, ये बिना ग्रेजुएशन के नहीं होगा। तो इन सभी में आप आर्ट्स को लेकर के चल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इनको लेकर के सबसे आगे बढ़े तो पहला हमारे पास सबसे पहला एग्जाम आता है वो है सीयूटी के रूप में। सबसे पहला एग्जाम सीयूटी के रूप में। अब इस सीयूटी एग्जाम में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो सीयूटी क्या है, जो सीयूटी परीक्षा है आपका ये है क्या। अगर हम बात करें कि सीयूटी पेपर है क्या, तो आप देख सकते हैं कि सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये लिया जाता है किसके द्वारा, एनटीए। आप देखेंगे कि एनटीए के रूप में ये लिया जाता है, जो होता है क्या, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। इस पेपर की जो टाइमिंग होती है वो 2 घंटे की होती है, साल में एक बार होता है, जैसे 2023 में हुआ था, अभी 2024 में होगा। इसके बाद आप देखेंगे ये परीक्षा जो होती है किसके लिए होती है, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई के लिए, यानी कि आपके यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई चलती है उसके लिए, यूजी के लिए और पीजी के लिए। ये आप देखेंगे यूजी और पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए ये चीजें होती हैं, ठीक है बच्चा। फिर देखिए आवेदन की तारीख, ये ऑनलाइन, अभी जब भी ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो आप लोग को तारीख दे दिया जाएगा कि इतने से इतने दिन। अभी तो संभावित है 19 फरवरी को आने की, और आज आप 16 फरवरी देख रहे हैं हो गया, तो मे भी 19 को आए, और नहीं आएगा तो नोटिफिकेशन तो आएगा ही, ठीक है। अगला देखिए आवेदन शुल्क, ये विषयों के हिसाब से कितना आपको पेमेंट करना, अभी मैं दिखा दे रहा हूं पिछले साल का सारा चीज कि किस प्रकार से 3 विषयों का कितना लगता है, 3 से ज्यादा का कितना लगता है, या किस रूप में फीस लगता है वो। ये जो पेपर होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसे हम लोग सीटीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर टेस्ट, यानी कंप्यूटर पे बैठ के आपको टिक लगाना रहेगा माउस से, यानी पूरा टेस्ट कंप्यूटर के माध्यम से देना रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट देना रहता है। फिर देखिए काउंसलिंग का तरीका, ये ऑफलाइन होता है, जब आप टेस्ट पास कर लिए, आपका मेरिट आ गया, सारी चीजें हो गई, फिर आप ऑफलाइन रूप में जाकर के उसे कराओगे। यहाँ पे देखिए लगभग 250 यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 250 कॉलेज, इन 250 कॉलेजों को संबंधित इसमें ऐड किया गया है आपके, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, किसमें, सीयूटी के माध्यम से। इतना चीजें मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं आगे। देखिए जी यूपीएससी की अगर बात करें, थोड़ा सा हम लोग पहले सीयूटी पे आ जाते हैं, फिर हम लोग यूपीएससी पे आते हैं। देखो ये है पिछले साल का, आप देख सकते हैं कि ब्रोशर, ये पिछले साल का ब्रोशर है, ये 2023 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, यानी कि यूजी के लिए है। देखिए यूजी लिखा हुआ है, अगर ये पीजी के लिए रहता, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो पीजी लिखा रहता। ये 2023 का है, लेकिन अब आपको देना है 2024 में, तो 2024 का जो आएगा वो आपको देना है। संभावित है कि 19 फरवरी को आ जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगर हम बात करें आगे, ये यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म लिखे हैं, जैसे आप जब भी फॉर्म भरने जाते हैं तो अगर वहाँ कुछ इन चीजों में से मैच करता है तो आप इनके फुल फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। अगला देखिए, ये रहा पहला पेज, इसमें दिया है कि पिछले साल जो फॉर्म भरा गया था वो स्टार्ट हुआ था आपका 9 फरवरी को, और 12 मार्च को खत्म हुआ था। 9 फरवरी से 12 मार्च तक भरा गया था, ठीक है। करेक्शन जो करना था 12 मार्च को, 15 मार्च को नहीं, करेक्शन 15 मार्च से 18 मार्च के बीच हुआ था। 30 अप्रैल को अनाउंसमेंट हुआ था एग्जाम का, ठीक है। और जो एग्जाम हुआ था 21 मई से 31 मई के बीच में हुआ था, ठीक है। आपके जो भी हैं उसके बाद रिजल्ट आए और सारी चीजें हुई। अब देखिए 3 सब्जेक्ट से जब भी आप देंगे पेपर, तो जनरल का लगता है 750, 3 सब्जेक्ट से। 7 सब्जेक्ट से अगर देते हैं तो 1500, 10 सब्जेक्ट से देते हैं 1700। ईडब्ल्यूएस का 700 है, और एससी का 650 है, और सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर से कोई विदेश से भरता है तो उसके लिए अलग है। तो कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट वाइड पेपर लगे, पैसे लगेंगे। जो सबसे कम है 3 सब्जेक्ट का 750। तो ग्रेजुएशन में जो भी आपके 3 सब्जेक्ट रहे हैं, यानी कि सॉरी जो भी आपके इंटर में 3 सब्जेक्ट रहे हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, या आप जो भी 3 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके, क्योंकि लैंग्वेज तो आपको लेना ही है, तो उसके अलावा 3 सब्जेक्ट और कोई भी दे सकते हैं जो आप लेना चाहें। वहां पे आपके कॉम्बिनेशन बहुत सारे मिलेंगे, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए
आप देखेंगे कि जो पैटर्न है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू आएगा ऑब्जेक्टिव वाला, जो अभी आप लोग अपने एग्जाम में दिए हैं। मीडियम क्या होगा, 13 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बहुत सारे हैं, उनमें से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, यहाँ हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो जो आपको अच्छा लगेगा उस माध्यम से आप एग्जाम दे सकते हैं। सिलेबस आपका क्या है, देखिए लैंग्वेज का एक पेपर होगा, कोई भी एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में से चुन सकते हैं। फिर आपके क्या होंगे, जो सिलेबस आपके हैं, जो सब्जेक्ट आपके हैं, उन सब्जेक्ट में से कोई 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ये 12वीं के अनुसार रहेंगे, कक्षा 12वीं में जो आपके हैं उसी लेवल के। जनरल टेस्ट एक होगा, इस टेस्ट में जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स और जो हम कह सकते हैं कि आपके थोड़े बहुत मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, वो कक्षा 8वीं तक के होते हैं, यानी छोटे लेवल के। ये सारे देखिए फॉर द जनरल कैंडिडेट जो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, 60 में से 50 करने होंगे। अदर के लिए लैंग्वेज में आपको क्या करने होंगे, लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। 60 क्वेश्चन में से 50 करने हैं और आपके 40 में से 35 करने हैं अदर सब्जेक्ट में, ठीक है, जो 3 सब्जेक्ट होगा उसमें 35 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये आपका पेपर का पैटर्न है, ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे आपका दिया सेक्शन ए में 13 लैंग्वेज है, उनमें से कोई एक, या बी में से 20 में से किसी में से एक को, ये होंगे आपके 40 क्वेश्चन, 40 में से 35 करने रहेंगे, ठीक है, सॉरी 50 क्वेश्चन है, 50 में से कोई 40 करने रहेंगे। जो सब्जेक्ट वाले हैं दूसरे, देखिए ये रहा दूसरा डोमेन सब्जेक्ट, ये है आपका लैंग्वेज और ये है डोमेन। डोमेन में से 3 सब्जेक्ट लेने हैं, 3 से अधिक भी ले सकते हैं। इसमें आपके 40 क्वेश्चन है तो 35 करने रहेंगे, अगर 50 हैं तो 45 करने रहेंगे। तीसरा सब्जेक्ट है जनरल का, 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। यही पैटर्न होगा आपके पेपर का जो एमसीक्यू के रूप में होगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके लिए आपको इंटर पास होना जरूरी है, इंटर पास है तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सारी चीजें मैंने इसमें आप लोग को दे दी है। और देखिए कि आपका फॉर्म जो आप भरेंगे उसमें क्या क्या भरना है, क्या क्या लगेगा, यहाँ दिया हुआ है। देखिए पहला रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्म, तो सेक्शन क्या है, पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट का नाम, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ग्रेजुएशन अगर हुआ है तो सॉरी गार्जियन का नाम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, नेशनल भरना है, सिटीजनशिप भरना है, आइडेंटिटी टाइप भरना है, ये सारी चीजें उनके भरने हैं, पर्सनल चीजें। तो ये जितनी चीजें फॉर्म भरते समय हमें लगेंगी यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, ये सारा मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आते हैं कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो आपके पैटर्न है यूपीएससी के, सीयूटी का आप लोगों ने देख लिया, सीयूटी का आप लोगों ने देख लिया। बहुत सारे बच्चे इंटर के बाद डीएलएड कर रहे हैं, जो बिहार का डीएलएड है 2 साल वाला, तो बहुत अच्छी बात है कि वो डीएलएड करना चाहते हैं, डीएलएड करें, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो डिस्टेंस से कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन भी करते रहें, क्योंकि इतना टाइम देना कि अगले 2 साल तक हम इस पे दें फिर अगले पे दें, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगर डिस्टेंस से पॉसिबल हो तो ग्रेजुएशन कर लें। अब देखिए यहाँ बात कर रहा है यूपीएससी की, यूपीएससी जो है वो इतनी आसान तो तैयारी है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हौसले बुलंद हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और हौसले बुलंद होने भी चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग के अंदर जो एनर्जी है ना वो किसी के अंदर नहीं होती है। तो देखिए इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला काम कि आपका जो है वो होना चाहिए क्या, ग्रेजुएशन यानी यूजी। यूजी आपका कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम अगर मांगता है देखा जाए तो ये मांगता है कि 33% प्लस होने चाहिए, यानी आप थर्ड डिवीजन से भी ज्यादा जो पास है उसको माना जाता है कि वो एलिजिबल है, यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। पहला कंडीशन यही है कि आप किसी भी प्रकार से ग्रेजुएशन पास हो, आप यूपीएससी में बैठ सकते हैं। यूपीएससी कभी नहीं कहता कि जो 90% पाए हैं वही भरेंगे, कभी नहीं कहता जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वही भरेंगे। यूपीएससी जानता है कि पढ़ाई से मतलब नहीं है, हमारे समाज को जो चाहिए, समाज को समझने वाला चाहिए, समाज में काम करने वाला चाहिए, समाज की जो परेशानियां है उसको सोल्यूशन करने वाला चाहिए, ना कि वहां गोल्ड मेडलिस्ट चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ज्ञान ज्ञान ही ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो उसको चाहिए थर्ड डिवीजन भी कोई रहेगा चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, यूजी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आपके पास कि एज जो हो 21 प्लस एज होनी चाहिए, ठीक है। 20 प्लस से ज्यादा होने चाहिए आपके एज,
तभी आप इसके फॉर्म भर सकते हो, अपीयर हो सकते हो। ठीक है, अब ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट कि आप क्या हो, पहली चीज है ग्रेजुएशन पास हो, 21 साल के हो, भारत के नागरिक हो, ये सारी चीजें तो आप लोग बेसिकली जानते हैं। मेन ही आपके ये है कि इतनी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, अगर आप पढ़ने के लिए बात करें तो इसके लिए सबसे पहला क्या करना है, 6 to 12 NCERT बुक, 6 से 12 NCERT बुक्स पढ़ जाइए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो साइंस है, साइंस प्लस मैथ, ये कितने लेवल तक होंगे, 10th लेवल तक। 10th से ज्यादा साइंस और मैथ नहीं पढ़ेंगे। मैथ और साइंस 10th लेवल तक का पढ़ेंगे, कितने तक का, 10th। लेकिन बाकी जो है सोशल, इसमें क्या होंगे, सोशल, सोशल, सोशल आप पढ़ेंगे 6 से 12 तक की। सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि इतना तो आपको करना ही है। जब इतना आप कर लेते हैं, फिर आते हैं कुछ अच्छी किताबों की तरफ। फिर आपको कुछ अच्छी किताबें पढ़नी होंगी। तो जब आप इतना कर लेंगे, पहली चीज है क्या, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं सभी लोग, तो अभी बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। तो आप एक चीज कर सकते हैं, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और उसमें एनसीईआरटी कोशिश कीजिए कि जब तक हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है 3 साल, इस 3 साल में हम इस 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी, इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटी की यानी कि जो संविधान है, और उसके बाद जो अर्थशास्त्र है, जो भी है बुके, सभी हम मैथ साइंस लगभग हम 3 साल में कवर कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही एग्जाम पूरा हो, रिवीजन करके हम एग्जाम दे देंगे। ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद। अब देखो यहाँ पे एक चीज आती है, अब हमारे साथ समस्या आती है कि हम ग्रेजुएशन में यानी कि यूजी में सब्जेक्ट कैसे चुने। जिनको यूपीएससी देना है, बहुत अच्छे से दिमाग शांत करके सोचिएगा कि यूपीएससी में होता है, एक होता है प्री, यहां पे लिखते हैं प्री, और एक होता है मेंस। ठीक है, प्री जो होता है ये होता है क्वालिफाइंग, क्या होता है, क्वालिफाई होता है। ठीक है, क्वालिफाई में आपको क्या करना है, बस इसको क्लियर करना है, ये एग्जाम क्लियर करना है। तो इसका सिलेबस आप जब सर्च करेंगे तो बहुत छोटा सा है, कि जो भी आपका सिलेबस है 2 पेपर होगा, इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका जीएस और एक होता है सीसेट। ठीक है, दोनों क्वालिफाइंग है, जिसका सीसेट क्लियर रहेगा उसी का जीएस चेक किया जाता है। ठीक, मेंस में जब आप पाओगे, 4 सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ये हो गए। इनके अलावा एक होता है एसए, फिर एक होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, ये कंपलसरी होते हैं। अब ये जो जीएस आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये कौन होते हैं, हिस्ट्री, जियो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पॉलिटी, और है आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। इसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, आईआर कर लीजिए। ठीक है, फिर आप देखेंगे एथिक्स। ठीक है, और इसके साथ जो भी आप एक सब्जेक्ट मूल रूप से लेके चलते हो वो, और करेंट। ठीक है, ये पेपर होते हैं आपके मेंस में, जो रिटेन होते हैं, और रिटेन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यूपीएससी के लिए। इतना क्लियर है सभी को। तो देखो बच्चा, आप जब भी यूजी करने जाना, ग्रेजुएशन करने जाना, सब्जेक्ट अगर आपको यूपीएससी करना है तो ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपका पसंदीदा भी हो और आपके मेंस के जीएस के कोर्स को कवर करता हो। ठीक है,
एक आता है इसी में एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये सारे हैं। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने बता दिया। तो आप जब भी मेंस लिखना चाहते हैं या यूपीएससी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट को उसी प्रकार से चुनेंगे जो आप लोगों के लिए, अगर 3 साल आप मान लीजिए कि भूगोल पढ़नी है, 3 साल इतिहास पढ़नी है, तो इतिहास आपका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब वही मेंस में हमें जीएस में लिखना है तो आप अच्छे से लिख लेंगे ना, लेकिन कुछ और ले लिया आपने, सब्जेक्ट कुछ और ले लिया, बाद में आपको जब जीएस ही देना है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे जो आप लोगों के लिए बेहतरीन हो। तो प्यारे बच्चों, ये था छोटा सा डिस्कशन आप लोगों के लिए कि आप क्या कर सकते हैं इंटर के बाद। तो यूपीएससी हो गया। अब देखिए साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले इंटर के बाद क्या करते हैं, या तो बीटेक करेंगे या तो बीई करेंगे या बीएससी, एनडीए, रेलवे और इन्हीं सब में वो अपना कैरियर बनाते हैं। जो बायोलॉजी वाले हैं, पीसीबी साइंस में ही बायोलॉजी जो आते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, यानी कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है उसमें ये लोग अपना करियर बनाते हैं। कॉमर्स वाले जो हैं वो आप देख सकते हैं सीए, सीएस, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जो वाणिज्यिक सेक्टर है उसमें जाते हैं। जो आर्ट्स वाले हैं इनके पास 12वीं के बाद, 12th के बाद जो आते हैं करियर के लिए ऑप्शन, अगर आगे वो पढ़ना चाहते हैं तो बीए, बीसीए, बीएचए, ये सारे आप देखते हैं कि कोर्सेज वो कर सकते हैं। इस समय थोड़ा सा आप देखेंगे कि फेमस होता है बीए एलएलबी या एलएलबी, ज्यादातर इस समय लोग बीए एलएलबी कर रहे हैं। ये क्या होता है बच्चा, जब आप इसे कर लेते हो आप एक वकील बन जाते हैं अच्छे खासे। दूसरी चीजें ग्रेजुएशन भी आपकी हो जाती है और इसके बाद आप जे यानी कि जज की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टेट पीसीएस होता है उसी तरह से जज की तैयारी कर सकते हैं और जज की तैयारी करके आप अच्छे खासे जज बन सकते हैं। तो ये बीए एलएलबी या एलएलबी करके अभी आप कर सकते हैं। एलएलबी करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद आपको करना पड़ेगा 3 साल, ठीक है, या बीए एलएलबी कर ले एक ही बार में 5 साल में हो जाता है कंप्लीट। तो ये भी आपके पास कैरियर ऑप्शन होते हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि 12 के बाद अब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, अब कुछ मिल जाए ज्यादा बेटर रहेगा, यानी कि आगे नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, किसी तरह 12 पढ़ लिए वही बहुत है, नौकरी मिले, झूठ मूठ में हम नहीं पढ़ेंगे। तो एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। एमटीएस क्या होता है, छोटी नौकरी है, ठीक है ना। फिर आता है जीडी, जीडी आप देखेंगे जनरल ड्यूटी, ये बहुत सारे अलग अलग विभागों में आती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसको, देखिए एक कराती है एसएससी, एसएससी, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल पे, और हर स्टेट अपना अलग अलग भी कराता है। इसी में आता है दिल्ली कांस्टेबल, फिर आप देखेंगे स्टेनोग्राफर, फिर आप देखेंगे कंबायर हायर सेकेंडरी लेवल, यही आता है एसएससी के लिए, और फिर आता है आपका एसएससी, और जो लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे उनको इसी के बाद मिलेगा सीजीएल, सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है ना, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो ये सारे आपके पास हो सकते हैं कैरियर ऑप्शन के रूप में अगर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों निराश नहीं होना है। सबसे पहले तो शांत होकर के आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पूरा करने में आगे बढ़ें। जो भी आपके लिए सुटेबल होगा, जो भी आप लोगों के लिए सुटेबल होगा, आप लोगों को वो चीजें बताई जाएंगी। जैसे आप अपने कैरियर को लेकर के सबसे पहले तो आपको खुद ये ध्यान देना होगा कि हम करना क्या चाहते हैं, हमारे लिए आने वाले समय में अच्छा क्या रहेगा। आपका मतलब कि वो जो क्षेत्र आप चुन रहे हैं क्या उसमें मन लगता है या नहीं, किसी के कहने किसी के दबाव में नहीं करना है। जब आप अपने मन से करते हो तब आप बेटर करते हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी बहुत सारी जानकारी भरी बातें आप लोगों के लिए आती रहेंगी। आप मन लगा करके पढ़िए, आगे बढ़िए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। अपना कैरियर चुनने से पहले बहुत सोच समझ के अगला कदम उठाइएगा, क्योंकि आप कैरियर के बारे में जब भी सोचते हैं, अगला कदम उठाने वाले हैं, तो ऐसा कदम उठाइए कि फिर कभी मुड़ के वापस देखना ना पड़े या पछतावा ना हो कि हमने ये गलत किया, काश ये किया होता। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।